Good evening, all of you, and welcome to today's class of स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम। ये हमारा अगला टॉपिक होगा जिसके बारे में आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस करना है, द थ्योरी पार्ट। इस पार्टिकुलर वीडियो में हम सिर्फ ये डिस्कस करने वाले हैं कि स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम के अंदर में किस किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, वो कौन कौन से स्पेसिफिक एरियाज होते हैं जहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, और आने वाले 4 दिन, दैट मीन्स ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, वी विल बी डूइंग द क्वेश्चंस ऑन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो आज की क्लास में ओनली वी आर गोइंग टू डिस्कस द थ्योरी पार्ट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमारा कंसेप्ट जो होता है स्पीड डिस्टेंस टाइम का, वो ये होता है कि स्पीड जो है वो टाइम के साथ में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब हुआ कि अगर मैंने अपनी स्पीड बढ़ाई और अगर मुझे एक फिक्स्ड डिस्टेंस को ही कवर करना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए मेरा टाइम कम लगेगा। और इसका उल्टा कि अगर मैंने अपनी स्पीड बढ़ाई, सॉरी स्पीड कम कर दी, तो फिर उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो टाइम होगा वो मेरा ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे 200 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है और मैंने अपनी स्पीड रखी हुई है 40 किलोमीटर पर आवर, तो बेसिक सा कैलकुलेशन है कि 40 के स्पीड में अगर मैं जा रहा हूँ और मुझे 200 किलोमीटर कवर करना है, तो आई एम गोइंग टू टेक 5 आवर। आप सपोज करो मुझे उस जगह जल्दी पहुंचने की ज़रूरत पड़ गई और मैंने अपनी स्पीड को कर दी 50 किलोमीटर पर आवर, तो जो तुम्हारा न्यू टाइम होगा वो तुम्हारा होगा 4 आवर। तो तुमने देखा कि जैसे ही मैंने स्पीड इंक्रीज की, मेरा जो टाइम का फैक्टर है वो कम हो गया है। इसी से हमें पता चलता है कि स्पीड इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। हमने वेरिएशन चैप्टर में पढ़ा था कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो वहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। तो स्पीड का फॉर्मूला बन गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। और आगे से हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि इन तीनों में स्पीड और टाइम जो है वो वेरिएबल है, बट डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है। तो अगर कभी हमें डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ जाए तो हम उसको स्पीड इनटू टाइम लिख सकते हैं, और कभी टाइम निकलने की ज़रूरत पड़ जाए तो वो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब बात करते हैं यूनिट की। तो हमें पता है, बचपन से ही हमें सिखाया गया है कि स्पीड को मेज़र करने के बेसिकली 2 यूनिट्स होते हैं। एक होता है मीटर पर सेकेंड और एक होता है किलोमीटर पर आवर। तो हमें बहुत अच्छी तरीके से ये बात पता होनी चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन में जब तुम सॉल्व कर रहे हो, तो एग्जामिनर हो सकता है तुमको क्वेश्चन का पूरा डेटा मीटर्स और सेकंड में दे, बट फाइनल आंसर जब वो मांगे तो किलोमीटर पर आवर में मांगे। और इसका उल्टा भी हो सकता है कि पूरा डेटा क्वेश्चन का जो है वो किलोमीटर और आवर के फॉर्म में हो, और आखिरी स्टेप में वो तुमसे जब स्पीड मांगे तो मीटर पर सेकंड के स्पीड में। तो इस केस में तुम्हें हमेशा दो तरीके से काम करना है। अब अगर हमसे कोई पूछे कि किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड में बड़ा कौन है, तो ऑब्वियसली मेरा साइन उल्टी तरफ जाएगा। किलोमीटर पर आवर बड़ा होता है, मीटर पर सेकंड छोटा होता है, क्योंकि हम सब लोग को पता है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर एंड 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। तो अगर कभी भी कोई बड़ी चीज़ को छोटे में कन्वर्ट करना है, मान लो x किलोमीटर पर आवर है और मुझे उसको y मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब है कि मुझे बड़ी क्वांटिटी को छोटी क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी वो 5/18 होगी। कुछ बच्चे इसको रट लेते हैं, रटना नहीं है। तुम्हें सबसे पहले इस चीज़ को समझना है कि अगर मेरे पास में यही दो वैल्यूज़ हैं, तो पहले ये डिसाइड कर लो कि इनमें से बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो क्वाइट ऑब्वियस है कि सभी बता देंगे कि 18/5 बड़ा है और 5/18 छोटा है। तो अगर तुम किसी बड़ी क्वांटिटी को छोटे में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो ऑब्वियस सी बात है तुम उसको छोटी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे, तभी वो छोटे में कन्वर्ट होगा। और इसी तरह से इसका उल्टा सोचो कि अगर कोई वैल्यू ए मीटर पर सेकंड में है और तुम उसको कन्वर्ट करना चाहते हो बी किलोमीटर पर आवर में, तो छोटी वैल्यू को अगर बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ बिगर वैल्यू, जो कि हमने डिसाइड किया था 18/5। ये एक यूनिवर्सल तरीका होता है टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड एंड मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर। लेकिन एक और तरीका भी है जिसके कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, तो उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, पहले ऐसे कॉलम बनाना पड़ेगा, एक मीटर पर सेकंड का और एक किलोमीटर पर आवर का। अब जो छोटी वाली वैल्यू है वो मीटर पर सेकंड है, तो उसके ऊपर लिख लो 5, और जो बड़ी वाली वैल्यू है वो किलोमीटर पर आवर है, तो उसके ऊपर लिख लो 18। अब एक साइड से 5 का टेबल लिखना स्टार्ट कर दो।
5 का टेबल लिखने में किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, लेकिन वही चीज़ जब तुम करने जाओगे 18 के लिए तो अब यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन आई होप ये टेबल भी तुमको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो मैंने एडजेसेंट में ये टेबल बिल्कुल रेडी कर दिया है। अब ये टेबल लिखने के बाद समझना क्या है कि कभी भी कोई क्वेश्चन कर रहे हो और एकदम से आ गया 54 किलोमीटर पर आवर और तुम्हें इसको कन्वर्ट करना है इनटू इट्स इक्विवेलेंट मीटर पर सेकेंड में, तो तुम्हें ये देखना है कि किलोमीटर पर आवर मतलब 18 के टेबल में जो 54 का नंबर है वो 3 में है, तो 5 के टेबल में जो 3 में होगा वही इसका मीटर पर सेकेंड इक्विवेलेंट होगा। तो 5 के टेबल में 3 मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू आ रही है वो 15 आ रही है। अब इसका उल्टा सोचो, मान लो कभी क्वेश्चन कर रहे हो और तुम्हारा आंसर आ गया 30 मीटर पर सेकेंड और एग्जामिनर ने तुमको बोला है इसका किलोमीटर पर आवर में आंसर देने के लिए, तो अब तुमको ये देखना है कि 5 के टेबल में जो 30 है वो 6 के टेबल में आता है, तो 18 के टेबल में जो 6 में है वही इसका किलोमीटर पर आवर इक्विवेलेंट होगा, दैट मीन्स 108 किलोमीटर पर आवर। तो एक तरीका तो हुआ छोटा बड़ा देख के कि अगर किलोमीटर पर आवर को हम बड़ा मान रहे हैं और मीटर पर सेकंड को छोटा मान रहे हैं तो छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो बड़े रेशियो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये तो सबको ही पता है कि 5/18 और 18/5 में अगर देखा जाए तो बड़ा 18/5 है और छोटा 5/18 है। तो बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना है तो छोटे से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। छोटे को बड़े से में कन्वर्ट करना है तो बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। बाकी दूसरा तरीका ये मैंने यहाँ पे तुम लोग को बता दिया है। उसके बाद इसमें एक कंसेप्ट होता है रिलेटिव स्पीड का। अब ये क्या चीज़ है देखो, रिलेटिव स्पीड तब आता है सामने जब तुम्हारे क्वेश्चन में दो बॉडीज आ जाते हैं। अब ये दो बॉडीज हो सकता है सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो या फिर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। तो अगर तुम्हारे बॉडी सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो कंडीशन कुछ इस तरह से हो सकता है, जैसे मैं एरोस बना रहा हूँ, इसमें ये पहली बॉडी है उसकी स्पीड को मैंने लेट कर लिया u और ये दूसरी बॉडी है उसकी स्पीड को लेट कर लिया v। सेकंड केस में ये तुम्हारी पहली बॉडी है उसकी स्पीड को लेट कर लिया मैंने u और ये तुम्हारी दूसरी बॉडी है उसके स्पीड को मैंने लेट कर लिया v। तो इस केस में रिजल्टेंट स्पीड या रिलेटिव स्पीड या एक सिंगल स्पीड जब भी निकालोगे तो यू हैव टू सबट्रैक्ट द वैल्यूज ऑफ टू स्पीड्स, दैट इज u माइनस v। अब इसका उल्टा सोचो, एक ये वाला केस और एक ये वाला केस। अब यहाँ पे भी और यहाँ पे भी यू कैन सी बॉडीज आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इस केस में अगर तुम रिलेटिव स्पीड, रिजल्टेंट स्पीड या फिर एक सिंगल स्पीड देखना चाह रहे हो तो यू हैव टू जस्ट ऐड बोथ द स्पीड्स। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो गया अपोजिट डायरेक्शन के लिए, सम ऑफ द स्पीड्स ऑफ द टू बॉडीज विच आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन के लिए यही दो बॉडीज़ की स्पीड को हम आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तब जाके हमें रिलेटिव स्पीड मिलेगा। उसके बाद आते हैं हम लोग ट्रेन्स के अंदर। जब भी ट्रेन मूव करता है तो वो दो तरह के ऑब्जेक्ट को क्रॉस करता है। एक उसमें से होता है मूवेबल ऑब्जेक्ट और एक होता है इमूवेबल ऑब्जेक्ट। अब मूवेबल ऑब्जेक्ट की भी दो कैटेगरीज होती हैं। पहली कैटेगरी मूवेबल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस। यहाँ पे नेग्लिजिबल थिकनेस हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम ट्रेन के रेस्पेक्ट में उसकी थिकनेस देख रहे हैं। और एक हो जाएगा मूवेबल ऑब्जेक्ट ऑफ कंसीडरेबल थिकनेस। अगेन रेफरेंस हमारा ट्रेन के लिए है, उसके कंपैरिजन में कंसीडरेबल थिकनेस। अब इसका उल्टा कर लो, इमूवेबल में भी तुम्हें दो तरह के बॉडीज़ मिलने वाले हैं, एक इमूवेबल बॉडी ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस और एक इमूवेबल बॉडी ऑफ कंसीडरेबल थिकनेस। हमारे क्वेश्चन में ऐसे सिचुएशन आएंगे जब हमें ये देखना होगा कि एक ट्रेन को इन चार तरह के ऑब्जेक्ट्स को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगने वाला है। तो अगर मैं फर्स्ट कैटेगरी की बात करूं, लाइक मूवेबल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस, तो इसमें आ सकता है कोई मैन, कोई व्हीकल हो सकता है, कोई एनिमल भी हो सकता है। नेग्लिजिबल थिकनेस की बात हो रही है। तो इस केस में जो ट्रेन को टाइम लगेगा इनको क्रॉस करने के लिए, दैट इज सिंपली लेंथ ऑफ द ट्रेन
अपॉन स्पीड ऑफ द ट्रेन प्लस और माइनस स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैंने एस टी सबस्क्रिप्ट में और एस ओ ये मैं यूज़ कर रहा हूँ। एस टी इज़ फॉर स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड एस ओ इज़ फॉर द स्पीड ऑफ एनी वन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। अब इसमें प्लस माइनस क्यों लगा है? क्योंकि अगर सपोज कर लो ट्रेन और मैन ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तब तो हम माइनस करेंगे, क्योंकि माइनस का मतलब होता है सेम डायरेक्शन में जब दोनों मूव कर रहे हैं, और प्लस का मतलब होता है जब अपोजिट डायरेक्शन में दोनों बॉडीज मूव कर रही है। ये मैंने पहले ही तुम्हें बता दिया था अभी पिछले स्लाइड में अबाउट द रिलेटिव स्पीड कंसेप्ट। तो ये ऑब्जेक्ट तुम्हारा मैन, व्हीकल, एनिमल कोई भी हो, अगर सेम डायरेक्शन में है तो दोनों की स्पीड दैट मीन्स ट्रेन की स्पीड और ऑब्जेक्ट की स्पीड माइनस हो जाएगी, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये दोनों स्पीड ऐड हो जाएगी। और टाइम का जो ओरिजिनल फॉर्मूला होता है दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस का मतलब हो गया लेंथ ऑफ द ट्रेन। लेकिन अगर मैं कंसिडरेबल थिकनेस की बात करूं मूवेबल में, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आ सकता है एक ट्रेन। अब ये जो ट्रेन होगा उसका डायरेक्शन अगेन सेम और अपोजिट का होगा। तो इस केस में टाइम जब निकालने जाओगे तो मैं दोनों ट्रेन के लेंथ्स को ले लेता हूँ L1 एंड L2 और इनकी स्पीड्स को ले लेता हूँ U एंड V। अगेन सेम स्टोरी, अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो यू हैव टू ऐड बोथ द स्पीड्स, और अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट बोथ द स्पीड। तो ये तो हो गया तुम्हारा फर्स्ट केस जहाँ पे मूवेबल ऑब्जेक्ट्स को क्रॉस करना है नेग्लिजिबल थिकनेस बॉडी को या फिर कंसिडरेबल थिकनेस को। अब जब ट्रेन को इमूवेबल ऑब्जेक्ट्स को क्रॉस करना है ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस, तो इसके अंदर में क्या क्या आ सकता है? एक पोल आ सकता है, ट्री आ सकता है, कोई हाउस आ सकता है, कोई मैन भी आ सकता है, कोई एनिमल भी आ सकता है, कोई व्हीकल भी आ सकता है। लेकिन मैन, एनिमल और व्हीकल दोनों तीनों स्टैंडिंग में होने चाहिए, बाकी पोल्ट्री और हाउस तो वैसे ही मूव नहीं करेंगे। तो इस केस में जब तुम टाइम निकालोगे कि व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस दीज ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉट मूविंग एंड ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस एज कंपेयर टू ट्रेन, तो सीधी सी बात है ऊपर आ जाएगा लेंथ ऑफ द ट्रेन अपॉन नीचे आ जाएगा स्पीड ऑफ द ट्रेन। क्योंकि जब दूसरी बॉडी मूव ही नहीं कर रही तो उसके बारे में सोचना ही नहीं है। लेकिन अगर यही इमूवेबल ऑब्जेक्ट कंसिडरेबल थिकनेस का है तो इसके अंदर आ जाता है प्लेटफॉर्म, ब्रिज, टनल या फिर कोई स्टैंडिंग ट्रेन। अगर मैं प्लेटफॉर्म की बात करूं, ब्रिज की बात करूं, टनल की बात करूं या कोई एक स्टैंडिंग ट्रेन की बात करूं, तो इन सब का थिकनेस जो है वो ट्रेन के कंपैरिजन में कंसिडरेबल है। लेकिन सिंस दे आर नॉट मूविंग तो टाइम इन चारों के केस में जो लगने वाला है ट्रेन को दैट इज लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ एनी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स। अब ऑब्जेक्ट को मैं ओ कर देता हूँ। अब यहाँ पे इस बार ओ जो है वो इनमें से कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पे जब दूसरी ऑब्जेक्ट मूवेबल है ही नहीं तो नीचे सिंपली लिख देंगे स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो ये जो मैंने फॉर्मूला 4 बताए हैं ये सारे के सारे टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस मूवेबल ऑब्जेक्ट ऑफ नेग्लिजिबल एंड कंसिडरेबल थिकनेस है एंड इमूवेबल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेग्लिजिबल एंड कंसिडरेबल थिकनेस है। आई होप ये कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आखिरी स्लाइड में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बोट्स एंड स्ट्रीम्स के बारे में। आई होप इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया तुम लोग को पहले से ही होगा। बोट्स एंड स्ट्रीम्स जब भी हम क्वेश्चन करते हैं लाइक 7th 8th 9th 10th सारे क्लास में इसके ऊपर में जब भी क्वेश्चन आते थे तो उसके अंदर ये दो टर्म्स हमेशा हमें देखने को मिलते हैं। एक होता है उसमें से अपस्ट्रीम और एक होता है उसमें से डाउनस्ट्रीम। अब ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम क्या होता है इसको पहले समझते हैं। सपोज कर लो ये तुम्हारी एक नदी है जहाँ नदी का एक किनारा जो है वो है ए पॉइंट पे और दूसरा किनारा बी पॉइंट पे, और यहाँ ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो डी है। अब सपोज कर लो कोई बोट है जिसके अंदर एक आदमी बैठा हुआ है और उसको इधर जाना है विथ द स्पीड ऑफ यू, लेकिन जो स्ट्रीम है, रिवर है, ये करंट है, उसकी डायरेक्शन इधर है वी। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस आदमी को बोट चलाने में दिक्कत होगी और उसको ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो टाइम अप जो होगा दैट विल बी द डिस्टेंस डी अपॉन यू माइनस वी। अब इसमें मैंने u मान लिया है
स्पीड ऑफ द बोट को, या ऑब्लिक में लिख सकता हूँ स्पीड ऑफ द मैन, क्योंकि बोट को मैन ही चला रहा होगा, और v है तुम्हारा स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, रिवर या फिर करंट। तो अगर तुमसे कोई सिंपली ये पूछे कि व्हाट इज द स्पीड इन अपस्ट्रीम फॉर द बोट, तो दैट इज सिंपली u माइनस वी। और ये हमेशा याद रखना कि u की वैल्यू v से हमेशा बड़ी ही होगी। तो ये होता है तुम्हारा अपस्ट्रीम। अब सपोज करो ये बोट ए से बी तक की जो जर्नी है अपनी वो कंप्लीट कर चुका है। अब ये बोट यहाँ खड़ा है और इसको इधर जाना है, और इसकी स्पीड है u। और तुम देख सकते हो कि इनिशियली जब स्ट्रीम की डायरेक्शन इधर थी तो अभी भी वहीं रहेगी, और अगर यहीं रहेगी तो इस केस में उसको बी से ए तक जाने में कम टाइम लगने वाला है। तो टाइम डाउन हो जाएगा d अपॉन यू प्लस वी, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही कवर करेगा। बस यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा क्योंकि उसको आसानी रहेगी, क्योंकि उसकी खुद की जो डायरेक्शन है और जो स्ट्रीम की डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन में। तो इस केस में जब तुम स्पीड डाउन निकालने की कोशिश करोगे तो इट विल बी ऑलवेज u प्लस वी, दैट इज स्पीड ऑफ द बोट प्लस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। और ये तय है कि टाइम अप हमेशा टाइम डाउन से ज़्यादा रहेगा। और इसमें कई बार क्या करता है वो टोटल टाइम ऑफ द जर्नी भी पूछता है। तो टोटल टाइम जब निकाल रहे हो तो टोटल टाइम दो टाइम से मिलके बना है, वन इज टाइम अप एंड वन इज टाइम डाउन। टाइम अप के लिए हम लोग ऊपर लिखेंगे डिस्टेंस अपॉन यू माइनस वी, और टाइम डाउन के लिए वही सेम डिस्टेंस अपॉन यू प्लस वी। तो ये हमें दे देगा t, दैट इज द टोटल टाइम फॉर द एंटायर जर्नी। आई होप इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर में, जो कि ऑलमोस्ट 17 मिनट्स का होने वाला है, तो वी हैव कवर्ड ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम चैप्टर। ये सिर्फ हमने थ्योरी की बात की है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनेंगे वो इन्हीं को मिक्स करके बनेंगे। तो ये जो क्वेश्चंस होंगे ये हम लोग आने वाले 4 दिन करने वाले हैं, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, बिफोर गोइंग फॉर सैटरडेज पेपर, जो कि इस बार एंटायरली होने वाला है स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम के ऊपर में। तो मैं चाहूँगा कि जो भी इस वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, खासकर मेरे अपने स्टूडेंट्स जो हैं, वो इन वीडियोज़ को अगर क्लास में वो मिस कर चुके हैं तो यहाँ पर ज़रूर देखें। और जो लोग नहीं भी हैं मेरे स्टूडेंट्स, वो भी इन वीडियोज़ को ज़रा आराम से देखें, क्योंकि होगा क्या कि कल से लेकर 4 दिन तक इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, एंड देन ऑन सैटरडे वी विल बी हैविंग द डिस्कशन ऑफ द टेस्ट पेपर, जो कि इस बार टोटली होने वाला है स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम के ऊपर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम। टिल देन जस्ट रिवाइज ऑल द थ्योरीज जो भी मैंने इन 5-6 स्लाइड्स में तुम्हें बताया है, रिलेटेड टू रिलेटिव स्पीड, यूनिट कन्वर्सन, एंड देन ट्रेन्स एंड बोट्स एंड स्ट्रीम्स, क्योंकि ये वो एरियाज होते हैं जहाँ से एग्जामिनर तुमको क्वेश्चन देगा ही देगा। ठीक है, सो टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।